चलो ध्यान दो। हाँ, तो डिसीजन ट्री टेक्निक के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो डिपेंडेंसी है कैश फ्लोज की वो एक दूसरे पे रहेगी। पर्टिकुलरली ईयर 0 में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ईयर 1 में आपको क्या रिटर्न मिलेगा एक तो अभी से डिफाइन नहीं है, बट इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज भी है। जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स कैश फ्लो दे दिया कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना पैसा कमाओगे। 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं कि इतने परसेंट चांस है कि इतना कैश फ्लो आएगा, उतने परसेंट चांस है उतना कैश फ्लो आएगा। फर्स्ट ईयर में क्या कमाओगे उस पर डिपेंड करेगा कि सेकंड ईयर में क्या अर्निंग आने वाली है, एंड ये चेन इस तरीके से चलता रहेगा जितने भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी। अब पॉइंट ये है कि एक तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा उसके 2-3 ऑप्शंस, प्लस कैश फ्लोज जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं। डिसीजन आज लेना है कि इन्वेस्ट करे या ना करे, तो यूजुअली हम डिसीजन ट्री एनालिसिस में ना रिवर्स या वर्क बैक अप्रोच करते हैं। अब रिवर्स अप्रोच का एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से आपको सोचना है। आज मैं पैसे लगा दूंगा एक बार, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर तो जैसा बिजनेस चलेगा वैसी इनकम होगी। होने को प्रॉफिट भी हो सकता है, होने को लॉस भी हो सकता है, बट वो थोड़ा लक बेस्ड हो जाएगा। यार पता नहीं क्या होगा, पैसा लगाने के बाद आप तो पूरा जोर लगाओगे कि प्रॉफिट ही हो, लेकिन नहीं भी अगर हो रहा है, चीजें आपके अगेंस्ट भी जा रही है, तो एक पॉइंट के बाद आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो डिसीजन हमें आज लेना है, और ये जो भी आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है ना उसमें रिवर्स में आके सोचना है कि क्या करें। तो जो कैश फ्लो यहाँ पे मिलने वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, जो कैश फ्लो यहाँ पे मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। रिवर्स अप्रोच पे जाना पड़ेगा, जो यूजुअली हम डिस्काउंटिंग में करते भी हैं। तो दैट इज कॉल्ड द वर्क बैक अप्रोच, जो डिसीजन ट्री एनालिसिस में यूजुअली हम करते हैं कि फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको आज के पॉइंट पे लाके हमें देखना पड़ेगा कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, जैसा हम अभी तक एनपीवी लेवल पे भी करते हुए आए हैं। ठीक है, अब इसका बेस्ट तरीका अगर समझना है तो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू ही हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, बिकॉज अभी तक किसी भी टॉपिक में ना अपन ने प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात नहीं की। तो ये पहला टाइप है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। अब डिसीजन ट्री क्यों बोलते हैं वो समझते हैं डेटा के बेसिस पे। जो सम आपको यहाँ पे दे रखा है ना डिसीजन ट्री वाले में, वो इलस्ट्रेशन ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स के बिना आगे एक्सप्लेन करना कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं। अब देख लो, डेटा में ऐसा बोला है कि जो प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है ना उसमें 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने हैं, दैट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे अज्यूम करने के लिए बोला है दैट इज 15%। अब आज अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो अगले 2 साल तक आप इससे पैसे कमाओगे। प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो 2 साल की है। फर्स्ट ईयर में आप कितने पैसे कमाओगे उसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, और उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि सेकेंड ईयर में कितना जाएगा। अमाउंट्स देख लो, फर्स्ट ईयर में 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है। या तो आपका कैश इनफ्लो 40,000 होगा, या 60,000 होगा, या फिर 80,000 होगा। तीनों के होने के चांसेस दे रखे हैं, 30%, 40% एंड 30%। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट ईयर में इन तीनों में से कोई एक कैश फ्लो आएगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भाई सेकेंड ईयर में कौन सा कैश फ्लो आएगा, और वो आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल में दे रखा है। अब इसी चीज को ये डिसीजन ट्री के फॉर्मेट में अगर अपन प्रेजेंट करें तो फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो समझ लो। तो नाम जो दिया ना डिसीजन ट्री, वैसा ही अप्रोच यहाँ पे फॉलो होगा। आज ईयर 0 में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख रुपए, या आउटफ्लो हो गया। अब ईयर 1 में उन्होंने बोला 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 40,000 का CFET, 60,000 CFET, 80,000 CFET। अब ये तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 30, 40 एंड 30% वैसे, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज दे रखी है। अब मैं 30% लिखूं, 0.3 लिखूं, बात एक ही है। अब मैं टोटल प्रोबेबिलिटीज 1, तो ये उसके बेसिस पे तीनों का टोटल 1 हो जाएगा। अब ईयर 1 में या तो कैश फ्लो 40 आएगा, या 60 आएगा, या 80, तीनों में से कोई एक ही आएगा। बट क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंड ईयर में आप क्या कमाओगे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं कैश फ्लोज पे। अगर मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 40,000 का CFET अचीव किया, तो सेकेंड ईयर में CFET क्या होगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये ईयर 2 में वो पॉसिबिलिटीज भी आपको दे रखी है, देख लो क्या क्या अमाउंट है, 20, 50 एंड 80,000 वैसे बोला हुआ। और इनके होने की पॉसिबिलिटीज भी है 0.2, 0.6, 0.2, ठीक है, पता चला। अब ऐसे ही 60,000 का अगर CFET आया तो उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज भी देख लो, 70, 80 और 90। 0.3, 0.4, 0.3, और सेम यहाँ पे भी 80,000 का अगर CFET होगा उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज, 80, 100 और 120।
अब ये जो बना ना, दिस इज कॉल्ड अ डिसीजन ट्री। प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ जाना है और ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने, ये सेकेंड ईयर के पॉसिबल CFET, ये सारे देख रहे हो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज कितनी सारी है, आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये सिनारियो है और आपको डिसीजन लेना है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो कुछ ना कुछ एवरेज ही निकालना पड़ेगा। अब पहले साल में 40,000 भी आ सकता है और 80,000 भी आ सकता है, आएगा इनमें से कुछ एक ही, लेकिन कौन सा आएगा वो पता नहीं है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है ना 9 कॉम्बिनेशन है, क्या एक्चुअल में क्या होगा, तो 9 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, कौन सी होगी वो तो हमें पता नहीं है। देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने आज 1 लाख रुपए लगाए, फर्स्ट ईयर में आपने 40,000 रुपये कमाए और सेकेंड ईयर में आपने 20,000 रुपये कमाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, होने के चांसेस तो है ही, इसका 30%, इसका 20% तो चांस तो है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, आज 1 लाख लगाए, कल 40,000 रुपीज आएंगे और परसों 50,000 आएंगे, सेकेंड पॉसिबिलिटी। ऐसे आप देखोगे 9 पॉसिबिलिटीज बनती है। लास्ट वाली ये 1 लाख लगाए, फर्स्ट ईयर में 80,000 कमाए, सेकेंड ईयर में 1,20,000, दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटी और द 9th केस। अब ये 9 के 9 पॉसिबिलिटीज में एनपीवी आएगा, कुछ ना कुछ निकालना तो एनपीवी है, डिसीजन लेना है पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, तो मैं डिस्काउंटिंग करूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम पे मुझे दे रखा है 15%, यही बोला हुआ है, तो 15% डिस्काउंटिंग रेट पे मैं एनपीवी निकाल के देखूंगा कि भाई एनपीवी क्या आएगा। तो हर बार हर केस में एनपीवी अलग से निकालना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ आपको 9 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हर एक ब्रांच, इसको ब्रांच बोला जाएगा या पाथ बोला जाएगा, पाथ नंबर 1 या ब्रांच नंबर 1। तो हर एक पाथ के लिए आपको एक एनपीवी फाइंड आउट करना है, जो भी अमाउंट दे रखे हैं उसके बेस पे। अब जो फर्स्ट पाथ है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 लाख, फर्स्ट ईयर का CFAT 40,000 जिसको 1 साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, और सेकंड ईयर का CFAT 20,000 जिसको 2 साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपका एक एनपीवी आएगा। एनपीवी वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो अभी तक हर सम में अपन ने किया। बट प्रेजेंटेशन उसका टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, बिकॉज 9 टाइम्स एनपीवी कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअली लिखने जाएंगे तो प्रेजेंटेशन में टाइम जाएगा। अब प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो देख लो, कॉलम्स क्या क्या बनेंगी वो क्लियर होना चाहिए। देखो इस तरीके से अपने पहले कॉलम्स बना सकते हैं। पाथ नंबर, इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो फर्स्ट ईयर का CFAT होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे तो कॉलम्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो फिर आप पहले CFAT लिखोगे, फिर PV फैक्टर लिखोगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड ईयर की CFAT का प्रेजेंट वैल्यू और लास्ट में सीधा NPV। अब NPV को कॉलम नंबर देने से क्या है ना, आप समझा सकते हो कि NPV आया कैसे। तो भाई NPV कैसे आएगा, इन दोनों का प्लस और फिर उसमें से इनिशियल आउटफ्लो माइनस, तो उसको कॉलम नंबर दे दिया और फिर यहाँ से 3 + 4 - 2, सिंपल, तो दैट इज NPV। तो वो ईजी रहेगा प्रेजेंटेशन में। अब 9 पाथ हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो तो हर एक केस में सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, वो तो आप लिख के भी रख सकते हो। अब ये जो पूरा पार्ट है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से फर्स्ट पाथ पे 40,000 और 20,000, तो 40,000 की डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए, तो 40,000 को 1 साल से डिस्काउंट करके देखो कितना अमाउंट आता है। डिस्काउंटिंग रेट आपके सामने है 15%, 26,000 36,000।
40,000 डिवाइड बाई 1.15, ठीक है। एक साल से डिस्काउंटिंग करना है। क्या किया समझ आया? आपका डिसीजन ट्री देखते जाओ तो समझ आता जाएगा। जो 40,000 रुपये आपको एक साल के बाद मिला उसकी आज की वैल्यू है। अब इसमें सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। 10-15 सम कर चुके अपन एमपीवी के, अभी भी डिस्काउंटिंग ही सोच रहे हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद डिसीजन सब लिखा हुआ है यार, थोड़ा सम में रहो। वो ऊपर लिखा है, मैं 4 बार बोला 15% डिस्काउंटिंग रेट है। और ये सेकेंड ईयर में पहली पॉसिबिलिटी कि 20,000 का CFAT आएगा। 20,000 को 2 साल से डिस्काउंट करो 15% पे, देखो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। 15,000। ओके, एक बार टैली कर लेना, सही आ रहा है। एक का गलत हुआ सब वही लिख लो कि पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब एनपीवी कितना आएगा? नेगेटिव है ना? बोलो, हो गया एनपीवी। अब सेकंड केस में पहले साल का CFAT तो यही रहेगा ना, पहले तीनों केस में ये तो कॉमन है। और सेकंड ईयर का CFAT 50,000 होगा, ठीक है, तो वो अमाउंट चेंज होगा। तो ये वाला अमाउंट तो वही रहने वाला है 34,782। थर्ड केस में भी इवन वही रहने वाला है। अब सेकंड ईयर का जो 50,000 कैश फ्लो है उसको 2 साल से डिस्काउंट करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो क्या आ रही है। 37,807। देख लो एनपीवी निकाल लो कितना आ रहा है। माइनस में 27,000 ये आ रही। बोलो तीसरे केस में ये 80,000 को आपको 2 साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा और एनपीवी निकालना पड़ेगा। मुझे एनपीवी बता दो, डायरेक्ट एनपीवी। माइनस में कितना? अच्छा, ये भी नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ वाले से चेंज हो जाएगा ना ये अमाउंट भी। तो एक बार सारे एनपीवी कंप्लीट करके ये कॉलम पूरा करवा दो, क्योंकि आगे सम करना है वो इसके बेसिस पे होगा। आपके एनपीवी सही आएंगे तो आगे सही होगा। तो एक बार वो कंप्लीट करो और मुझे अमाउंट्स बता दो।
कम कर, गर्मी लगी। बोलो आ गए एनपीवी सारे, अमाउंट्स लिखवा दो एक बार। बोलो क्या आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लिखवा दो ना सारे। हाँ फिर नेक्स्ट। ओके। Deposited at 5,102. 12,665.
20,227. 30,056. ओके और 45,179. और 60,302. ठीक है, बाकी सबके भी आ रहे हैं नियर अबाउट। ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल के से फर्क हो सकता है बट अप्रोक्स ये रेंज में होगा। तो ये आपके सारे एनपीवी आ गए। अब आगे कंसेप्ट समझो क्या है, ये दूसरा टेबल ही बनाना पड़ेगा आपके पास। वहां पे जगह हो कॉलम्स कंटिन्यू करने की, नेक्स्ट टाइम तो आप एक टेबल में भी कर सकते हो, नहीं पॉसिबल हो तो फिर दूसरा टेबल बना दो, एनपीवी वापस लिखना पड़ेगा, उतनी मेहनत है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में अगर आपने इस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, तो जो एनपीवी आएगा ना वो इन 9 में से कोई भी एक हो सकता है। एक्चुअल एनपीवी तो कोई इनमें से एक ही होगा, होने को ये भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है। अब डिसीजन आपको लेना है कि इन्वेस्ट करे या ना करे। अब ये फिर आपके थॉट प्रोसेस पे है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हो, बोले अपने इस पे फोकस करें ना। कि किसी ने बोला भाई ये भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव सोचता क्यों है? अभी मैं नहीं सोच रहा, चल ठीक है, लेकिन पैसे लगाने के बाद हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, 1% भी चांस है और वही 1% हुआ तो, और अपना नसीब तो ऐसा ही है। ठीक है, सब निकल जाएंगे, अपन ही फंसेंगे, तो फिर यही वाला हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो बोले तू इधर ही देखता रहेगा, यहाँ भी ध्यान दे, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बोले चल छोड़िया, थोड़ा एवरेज देख ले, देख 9 में से ना 3 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, मेजोरिटी पे भी तो जा सकते हैं, समझ आ रहा है? बट फिर भी ये पॉसिबिलिटीज तो रहेगी। अब डिसीजन मेकिंग में क्या करूं मैं, 9 में से मेजोरिटी वाले देखूं कैसे करूं? तो एक रास्ता है एवरेज निकालने का। जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन को या स्पेसिफिक नंबर को आपने नहीं रिलेट कर पाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, इन सबका एवरेज कर लेते हैं। एवरेज क्या बोलता है? अगर एवरेज पॉजिटिव है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव साइड पे आएगा। अगर इन सबका एवरेज ही नेगेटिव है तो फिर रिस्क लेने का मतलब ही नहीं, समझ आ रहा है? तो जहां पे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हो, मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हो और कुछ पता नहीं चल रहा हो कि इसमें स्पेसिफिक कौन सा आएगा, तो एक तरीका होता है कि एवरेज निकाल लो। अब यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, बट अब एवरेज में नहीं कर सकते, इन सबको प्लस किया डिवाइड बाई 9, सिंपल एवरेज पे नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे जो उन्होंने आपको दे रखी है, वेटेड एवरेज। प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, वेट्स ही होता है ना, वो वेटेड एवरेज ही है। देखो फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपए का CFAT आएगा, इसके चांसेस 30% है, तो उतना वेट असाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि 100 में से 30 बार ये आएगा, ये 100 में से 40 बार ये आएगा, और 100 में से बाकी के 30 टाइम्स 80,000 आएगा। तो हम डायरेक्टली 40, 60 और 80 का एवरेज कर दे, वो तो यही मिलने वाला है। बट उसके बदले आप वेट्स भी तो कंसिडर करो, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है उसको उतनी वैल्यू देनी चाहिए, जिसके होने की पॉसिबिलिटी कम है उसको कम वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पे हम ना प्रोबेबिलिटी को वेट्स के तौर पे यूज करेंगे, होने की पॉसिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि चलो इसके होने की पॉसिबिलिटी 30% है, बट इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 20%। ये मुझे टोटल बताओ कि अगर 100 बार आपने इन्वेस्टमेंट किया तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए लगा के, सॉरी मतलब 0 ईयर में 40,000 कमाना और फिर 20,000 कमाना, ये जो फर्स्ट पाथ है अपना, इस पूरे पाथ की पॉसिबिलिटी कितनी है? 60%। 3 into 6, 6 कैसे? 3 into 2 60% आएगा कि 6% आएगा? 6% आएगा। इसका होना इस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो 100 चांसेस लोगे ना, अगर 100 चांसेस लोगे तो 100 में से 30 चांसेस में 40,000 का CFAT आएगा, सही है? और उन 30 चांसेस में से 20% चांसेस है कि 20,000 आएगा, इसका 20%, टोटल का नहीं। तो 30 का 20% करोगे ना 6 टाइम्स, समझ आ रहा है? तो टोटल 100 चांसेस लोगे ना तो 6 बार ये वाला पाथ आने की पॉसिबिलिटी है, 6 आउट ऑफ 100 टाइम्स, समझ आ रहा है? ये जो अपन ने किया ना, ये अपन ने प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई की, 0.3 इंटू 0.2 तो हो गया 0.06, मतलब 100 में से 6। और मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज डिपेंडेंसी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, इसका होना इस पे डिपेंड करता है। ये एंड वाली कंडीशन है। अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें जहाँ पे एंड आता है ना, वहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पे और आता है ना वहाँ पे प्लस करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी में आपने अगर 11th-12th में अगर स्कूल में पढ़ा होगा, तो यही कंडीशन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में 40,000 एंड सेकेंड ईयर में 20,000। डिपेंडेंसी, इफ वन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, इट इज इंटरसेक्शन, इट इज एंड, और एंड होता है तो फिर अपने मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस रीजन से मैं 0.3 इंटू 0.2 कर रहा हूँ, प्लस नहीं कर रहा हूँ, समझ आया? अब ये जब मल्टीप्लाई किया ना तो ये बन गया 0.06, या फिर बोल सकते हैं कि भाई 6 टाइम्स 6 चांसेस आउट ऑफ 100।
तो ये हो गई आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। पता चला? तो फर्स्ट वाला जो पाथ है उसके चांसेस कितने हैं, 100 में से 6, तो उसको वेट भी उतना ही देना चाहिए ना। देखो ये 50,000 नेगेटिव बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया, बट इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 6% है, तो उसको वेट भी 6% देना चाहिए। अगर आपने इन सबका एवरेज डायरेक्ट कर दिया होता, टोटल डिवाइड बाई 9, तो आपने इसको वेट ज्यादा दे दिया होता, 1/9 का वेट आ गया होता, वो अप्रोक्सीमेटली 11% हो जाता, बट इसकी होने की पॉसिबिलिटी 6% है, तो उसको वेट भी उतना ही देना चाहिए। समझ आ रहा है? वैसे ही बाकी के भी सारे केसेस में वेट्स पता चलेंगे। सेकेंड वाले में होगा ना 0.3 इंटू 0.6, तो हो जाएगा 0.18, मतलब 18% चांसेस। समझ आ रहा है? अब ऐसे मुझे सारी प्रोबेबिलिटी बता दो, बाकी के भी मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आने चाहिए। थर्ड वाले केस में 0.06. हाँ, फिर फोर्थ 0.12, फिफ्थ वाले में बोलो बोलो मल्टीप्लाई। हाँ, उसके बाद सिक्स वाले में 0.12, सेवेंथ में 0.03, एट्थ वाला 0.24. और लास्ट, ये सबका टोटल आना चाहिए 1.0। अगर आपने सब सही गिना है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, तो आनी चाहिए ना। टैली कर लो, अगर आ रही है तो आपने अभी तक सही गिना है, नहीं तो गलत गिना है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे, आपको चाहिए एवरेज। एवरेज कब आता है? ये आपके ऑब्जर्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये वेट्स है। मल्टीप्लाई करते जाओ और प्लस करते जाओ, ये सब मल्टीप्लाई होंगे।
बोलो एवरेज आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है? 10,000, ये करेक्ट वैल्यू है, पॉजिटिव है, कहीं मिस्टेक हुई चेक कर। हमारा भी वही है 26.4। ऊपर के माइनस वाले लिए होते हैं ऊपर वो नेगेटिव लिए थे कि पॉजिटिव लिए थे? पॉजिटिव ध्यान नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो। सम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें थोड़ा आपको मेंटली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकली काम करते रहोगे तो फिर ये सब चीजें तो भूल ही जाओगे। एग्जाम में कौन बताने आएगा कि वो नेगेटिव है, लिखा तो है मैंने यहाँ पे। माइनस करना था, प्लस नहीं करना था। वैल्यू सही ली होगी आपने, प्लस माइनस खाली चेंज करो। बोलो आई एवरेज। अब ये 10,396 जो आ रहा है ना, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी। नाम थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफरेंशिएट कर पाओ। ये सब जो थे 9 पॉसिबिलिटीज, ये तो एनपीवी थे ना, इन सब का एवरेज। एक्सपेक्टेड वर्ड रिलेट्स टू एवरेज। अब वो यहाँ पे वेटेड एवरेज है, एनीथिंग इज पॉसिबल, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जो भी आप निकाल रहे हो। बट एक्सपेक्टेड वर्ड कहीं पे भी आता है ना, तो उसको अपने एवरेज के बराबर मानते हैं। दिस इज एवरेज एनपीवी और एक्सपेक्टेड एनपीवी, दिस इज नॉट एक्चुअल एनपीवी। अब आंसर नंबर आने के बाद कंसेप्ट समझना है कि कर क्या रहे हैं। ये जो है ये एक्चुअल एनपीवी नहीं है। आप अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हो तो ये आंसर कहीं पे भी नहीं आने वाला। तो फिर ये क्या कैलकुलेट किया हमने, ये सारे पॉसिबल एनपीवीज का एक वेटेड एवरेज निकाला। ये नंबर आपको सिर्फ डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अल्टीमेटली हमें इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हो पॉजिटिव है, मतलब एवरेज पॉजिटिव आया है, मतलब मोर पॉसिबिलिटी इज दैट कि आपका एनपीवी जो एक्चुअल में आएगा वो पॉजिटिव साइड पे आएगा। स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनपीवी ये भी आ सकता है। इसको देखने के बाद गारंटी कुछ नहीं है कि भाई एनपीवी पॉजिटिव ही आएगा या यहाँ 10,000 आ रहा है तो इधर ही कहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट इतने सारे एनपीवीज का जब एवरेज निकाला और वो पॉजिटिव एवरेज आ रहा है, दैट मीन्स आप रिस्क ले सकते हो, एटलीस्ट रिस्क लेना वर्दी है। लेकिन यही नेगेटिव आ जाता तो रिस्क लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं। ऑलरेडी एवरेज नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पैसे लगा रहे हो। इसको देख के थोड़ी बहुत हिम्मत आपको आ सकती है। ये देख के आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी ये आ गया, ऐसा हो सकता है? 6% चांस तो फिर भी वो तो रहेगा ही। तो ये देखने के बाद भी पैसा लगाने पे 50,000 नेगेटिव एनपीवी आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी 6% तो है, लेकिन 94% नहीं भी वैसा है। तो दैट डिपेंड्स कि एक्चुअल में क्या होगा, वो तो इन्हीं में से एक होगा। आपका एक्चुअल जो आंसर आएगा ना, जब 1 लाख रुपए लगाओगे, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। बट इन्वेस्ट करूं या ना करूं, रिस्क भी लूं या ना लूं, इस एवरेज से एक बार आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आया तो गारंटी आप रिस्क भी मत लो, लेकिन पॉजिटिव आया तो आपका कॉल है, आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन इसको देख के पैसा लगाने के बाद भी इसके होने की पॉसिबिलिटी 1% तो रहेगी ही। जैसे यहाँ तो 6% है, उतनी तो रहेगी। समझ आ रहा है? अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 24% है, तो उसी सब का एवरेज आया ये वाला पार्ट। समझ आया? वेट्स अलग होते तो एवरेज भी अलग होता। तो दिस नंबर इज ओनली हेल्पिंग यू इन डिसीजन मेकिंग। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एवरेज, दिस इज नॉट एक्चुअल एनपीवी। एक्चुअल एनपीवी 9 में से कोई भी एक हो सकता है, वो पैसा लगाने के बाद ही पता चलेगा। और वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है, इन पॉसिबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है। समझ आया पार्ट? तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यहाँ तक जाओगे तभी तो समझ आएगा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब इसके बाद ना एक स्टेटमेंट में कंक्लूजन जरूरी है, बस ये निकाल के आगे चेकर को समझ ही नहीं आया हुआ क्या, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई एवरेज एनपीवी है, ये आपको हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। दैट एज दिस नंबर इज पॉजिटिव यू कैन टेक अ रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट। वो भी रिस्क तो है ही। उसके बाद एक्चुअल एनपीवी क्या होगा, वो तो इनमें से कोई एक होगा वैसे। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में देना ही पड़ेगा। तो ये है डिसीजन ट्री का एक पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब बड़ा सम आएगा, बोला ड्रॉ डिसीजन ट्री, तो आपको पहले ऐसे प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा। उसके बेस पे सेकंड फेज में आपको सारे एनपीवी निकालना पड़ेंगे। आप वो कॉलम्स यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो जो अपन ने अभी बाद में बनाई। इसके बाद क्या था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी,
और इसके बाद प्रोडक्ट। अब क्योंकि आपको पता है कि ऐसा आने ही वाला है, तो जब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स पहले से ये दो साथ में ले सकते हो, तो ये सारा वापस नहीं लिखना पड़ेगा। एनपीवी तो आपने निकाला ही होगा, उसके बाजू में आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनपीवी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, दो टेबल बनाने हैं तो भी ठीक है, एक में करना है तो बेटर, एक साथ ही हो जाएगा वैसा। तो ये फाइनल आंसर चाहिए जिसके बेसिस पे डिसीजन आ रहा है। ये टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट है, पता चला। तो अभी तक जो किया उससे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज है। अब जहाँ पे भी जिन सम्स में क्रैकर में प्रोबेबिलिटी का यूज था जो कल अपन ने पेंडिंग रखा था, अब उसमें यही स्टोरी आने वाली है। प्रोबेबिलिटी मतलब वेटेड एवरेज है, अब मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वो सम्स अब बन जाएंगे वैसा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर भी लेंगे वापस। एक और टॉपिक है इसके जस्ट पहले दे रखा है, सेंसिटिविटी टेक्निक। मैं अभी उसका आपको बेस बता रहा हूँ। इन्होंने जो सम दिया ना सेंसिटिविटी एनालिसिस पे, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सम है। इसके जस्ट पहले, अब ये जहाँ पे भी था उसके पहले देख लो। हाँ, तो सेंसिटिविटी टेक्निक करके जो बोला हुआ है टॉपिक, उसमें जो सम यहाँ पे इन्होंने दिया है वो एक कैटेगरी है। क्रैकर में जो 5 सम्स पूछे हैं दूसरी कैटेगरी है। मैं आपको जो जनरल टॉपिक है पूरा बता रहा हूँ, क्या इसमें हमें सोचना है, कैसे सम करना है बता रहा हूँ। बाकी की चीजें फिर सम्स के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे आज। सेंसिटिविटी एनालिसिस भी बोलते हैं, या इन्होंने टेक्निक बोला तो वैसे ही बोल सकते हैं। तो पहले तो ये वर्ड का मतलब बता दो, सेंसिटिविटी, जनरल वर्ड सेंसिटिविटी सुना है क्या? कहीं तो सुना होगा सेंसिटिविटी वर्ड। हाँ, अच्छा, तो जो पता है बता दो। कहाँ सुना है? गेम में सुना है? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, नहीं है, रिलेवेंट है। हाँ ठीक है, वो रिमोट से गेम खेलते हैं ना, वो कार रेस में नहीं होता, थोड़ा सा आपने वो कर्सर घुमा दिया, गाड़ी कहाँ चली गई। हाँ, और हाँ और कुछ, ठीक है, वो एग्जांपल भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। जनरली पूछ रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड नहीं। और कहीं सुना है सेंसिटिविटी? टूथपेस्ट की ऐड में, हाँ, तो क्या बताते हैं उसमें? झंझनाहट। आजकल तो सरसराहट, फटफड़ाहट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी ट्रेंड आया था बीच में। अब सेंसिटिविटी का बेसिक मीनिंग ये है ना कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वो जो सेंसोडाइन की ऐड में बोल रहा है, थोड़ा सा ठंडा खाया तो उसे करंट ही लग रहा है। अब आइसक्रीम उतनी भी ठंडी नहीं होगी, करंट दे दिया होगा आपको, लेकिन आपके दांतों में सेंसिटिविटी गम्स में उतनी हो गई कि थोड़ा सा आपने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा कुछ खा लिया, तो आपको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सेंसिटिविटी का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि थोड़ा सा चेंज या थोड़े से इम्पैक्ट की वजह से आपको कितना इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आइसक्रीम जितनी ठंडी है उतनी ठंडी लगनी चाहिए। अब थोड़ी ठंडी आइसक्रीम खा ली, आपको करंट लग रहा है सीधा दांतों में, तो कुछ ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो गया। अच्छा, ह्यूमन नेचर का भी एक पार्ट है सेंसिटिविटी, ऐसा भी होता है, सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है ना। हाँ, क्लासरूम में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्टूडेंट्स भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक बच्चा बेचारा इतना सेंसिटिव होता है, उसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया ना और रोने बैठ जाएगा। टीचर भी डरते हैं उससे, बोले इसको कुछ नहीं बोलना, या दिल पे ले लेता है बात को, थोड़ा सा भी डांटना शुरू भी नहीं किया उससे पहले रो देगा ये, तो इसको नहीं कुछ बोलना है, ठीक है, प्यार से समझाना पड़ेगा उसको। एक दूसरी कैटेगरी होती है वो ढेट कैटेगरी वाले, उनको तो क्लास से बाहर निकाल दो, मारो पीटो कुछ भी करो, मतलब स्कूल से बाहर खड़ा कर दो मेन गेट पे, पूरे रास्ते पे लोग आते थे देखे, कोई शर्म नहीं, वैसे के वैसे उनके चेहरे पे कुछ आता ही नहीं है, मतलब कितना ही बोल लो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी का पैरामीटर ह्यूमन नेचर में भी अलग है ना। एक किसी को थोड़ा सा बोला रोने बैठ गया, हाईली सेंसिटिव। एक ऐसा होता है इसको अभी तो पिटाई की है इसकी, फिर भी ऐसे का ऐसा है, शक्ल पे कुछ आ ही नहीं रहा उसके, बोले इनसेंसिटिव, बोले है ही नहीं इसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज ही नहीं है। तो वेरिएशन है ना दो लोगों में, सेंसिटिव होना, कोई कितना सेंसिटिव है ऑल, तो उसके हिसाब से उससे बात करनी पड़ती है। ज्यादा सेंसिटिव इंसान को आपने एकदम से डांट दिया, वो तो जन्म भर के लिए दिल पे ले लेगा, पता नहीं क्या कर बैठेगा, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो कौन कैसा है उसके साथ ऐसा बिहेव होता है। ऐसा घर में भी ऐसा होता है, जब घर में 2 बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा का बिहेवियर दोनों की तरफ अलग अलग होता है। दोनों को लगता है बोले भेदभाव करते हैं हमारे साथ, ठीक है ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए जबकि हो रहा है, बट उनको पता होता है ना किसका नेचर कैसा है। अब जो बेचारा जो भावुक सा बच्चा है एकदम से रो देगा, उसको मम्मी पापा डांटते भी नहीं है, अपने को तो मार पड़ रही है, फिर लग रहा है कि जो कैसा भेदभाव हो रहा है, उसको कुछ नहीं बोला, अरे पर उसको तुम्हारे जितना डांट पीट दिया होता तो बेचारा पता नहीं उसका क्या होता, और तुमको इतना प्यार से समझाने का तो कोई असर ही नहीं है, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो जो भाषा समझता है ना उसको भाषा बात करनी पड़ती है, वैसा होता है। तो सेंसिटिविटी जो है बहुत टिपिकल मैटर है। यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात किसको लेके हो रही है? अपना एनपीवी, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे स्टोरी में वो कौन है? अपना एनपीवी। अब एनपीवी जो है वहां तक आप जिस रास्ते से पहुंचे हो उन फैक्टर्स को एनपीवी के साथ रिलेट किया जा रहा है। नॉर्मली अपने कोई भी एनपीवी का सम करते हैं तो उसमें आपको जो फैक्टर्स दिए जाते हैं, एक इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, एक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है,
एक प्रोजेक्ट की लाइफ होती है, ठीक है, और एक CFAT होता है। नॉर्मली ये सब फैक्टर्स होते हैं। इन सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करके हम फाइनली एक NPV निकालते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये था। अब पॉइंट ये है कि एक NPV आ गया, कुछ भी डेटा आपने फ्रेम कर ले, मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप अज्यूम कर लो 5 लाख रुपीज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना स्टैंडर्ड 10 लाख रुपए, और लाइफ अज्यूम कर लेते हैं 4 साल, और CFAT आपको दे रखा है 1,75,000 पर एनम, मान लो ऐसा है। अब इसमें से NPV निकल जाएगा, कर लो एक बार, कैलकुलेट कर लो, ये तो कैलसी पे हो जाएगा। NPV निकाल लो एक बार, तो नंबर्स होंगे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, फिर क्रैकर के सम्स तो अपन सॉल्व करेंगे सारे। एक NPV निकाल लो, 4 साल का GT फैक्टर इंटू 1.75 माइनस 5 lakhs, कितना आ रहा है? 54,726 पॉजिटिव है, चलेगा एक दो। तो ये आपका NPV आ रहा है 54,700 समथिंग, पॉजिटिव NPV। अब ये जो फैक्टर्स है ना जिनके थ्रू ये आया है, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि NPV इनको लेके कितना सेंसिटिव है। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने कुछ चेंज किया, इसको ना 10% से बढ़ा दिया, 10% मतलब 10 + 10 20 नहीं, इसमें 10% का चेंज, तो दैट विल बी 11%। 10% का 10% तो 1% हुआ ना, ठीक है। तो ये जितना भी है उसमें 10% का वेरिएशन, कम या ज्यादा, मान लो हमने इसको बढ़ा दिया, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 11% पर है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से बढ़ी, जहां पे थी वहां से 10% वेरी हुई, तो NPV पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब एक काम करो, NPV निकाल के देखो 11% रेट पे, ठीक है, 11% रेट पे NPV निकाल के देखो कितना आ रहा है। 42,000, ठीक है, ये आ रहा है। अब वेरिएशन कितना आया पता चलेगा, पुराना NPV नया NPV, चेंज कितना आया? 11,798। ओके, इतना चेंज आया कितने बेस पे? 54,000 था ना ओरिजिनल वाला, ओल्ड नंबर ही लेते हैं ना अपन, तो 54,000 ओरिजिनल NPV था। आपने जब रेट चेंज किया ना तो इतना चेंज आया, 11,700 रुपये 800 रुपये का चेंज आया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो एक बार, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे। 54,000 में 11,000 का चेंज आया, 21.6%, ऐसा कुछ आ रहा है। ये यहाँ तक तो समझ आया आपको, सिंपल चल रहा है एकदम। अब आप ये देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ 10% का, 10 से 11 हो गया। NPV में डाउनफॉल आया 21% का, रिलेशन समझ आ रहा है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बदल गया, बढ़ा दिया, NPV सीधा 22% से ड्रॉप हो गया। तो सेंसिटिविटी कैसी है? मॉडरेट है, हाई है, लो है? हाई सेंसिटिव, डबल चेंज आ गया ना। यहाँ 10% मैंने COC बढ़ाया, तो 10% NPV गिनता तो बोलते मॉडरेट है, बराबर है, ठीक है। 10% बढ़ाते ही 22% चेंज आ गया, तो कुछ ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो गया। तो ये जो NPV है ना, ये इसको लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज होगा ना, इसका मूड ज्यादा खराब हो जाएगा, ऐसे होता है ना। अब किसी को लेके अपन ज्यादा सेंसिटिव तो ऐसे होता है ना, यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया है, मतलब मैंने इतना क्या बोल दिया, तूने बोला ही क्यों ऐसा, समझ आया? थोड़ा सा उसने मूड क्या खराब किया, तो बेचारा ज्यादा ही मूड खराब हो गया वैसा है। तो इसके बिहेवियर में 10% चेंज आया ना, इसके ऊपर 22% का इम्पैक्ट पड़ गया, समझ आ रहा है? तो NPV इज समवॉट हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यही उल्टा होता, यहाँ पे 10% चेंज करने के बाद भी यहाँ 2% भी फर्क नहीं पड़ा, तो जाने दो ना, उसको क्या बोलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था, जैसे ही बात करे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोले नहीं बात करेगा तो भी चलेगा, समझ आ रहा है? तो सेंसिटिविटी है ही नहीं, मतलब ये कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द पॉइंट। तो सेंसिटिविटी यहाँ पे जो है वो NPV की हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज फैक्टर्स, ये है। अब इसमें और भी कोई फैक्टर चेंज कर सकते हैं, देखो जैसे इनिशियल कॉस्ट है ना, ये 5 लाख रुपए थी, बोले अगर इसको 5% से रिड्यूस कर दे तो NPV पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है ना। अब ओरिजिनल लेते हैं ना, COC अपना वही 10% वाला, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही आएगा, सिर्फ लास्ट में जो माइनस किया था ना वो चेंज हो जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 25,000 कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, 29,726 ऐसा कुछ आ रहा हो।
अच्छा सॉरी बढ़ गया ना, हाँ सॉरी मैंने मिस्टेक ऐड करना, हाँ वो 5% रिड्यूस किया, 79,726 726 ओके। ये आ गया नया एनपीवी। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा कि कितना चेंज आया एनपीवी में तो पता चलेगा। पुराना एनपीवी था 54,000, नया वाला 79, मतलब 25,000 रुपए का चेंज आया। तो 25,000 का चेंज कितने एनपीवी पे 54,796 पे परसेंटेज में निकाल सकते हैं? बहुत 45%। सेंसिटिविटी कैसी है, हाई है लो है? और ये ठीक है, 5% कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट कम किया, सिर्फ 5%। एनपीवी 45% बढ़ गया, तो हाईली सेंसिटिव, मतलब 5% कॉस्ट में क्या फर्क पड़ा, सीधा एनपीवी में 45% का फर्क पड़ गया, समझ आ रहा है? तो ये तो और ज्यादा सेंसिटिव हो गया पिछले पैरामीटर के कंपैरिजन में। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में। एक स्टैंडर्ड डेटा होगा, एक एनपीवी आएगा, फिर बोलेंगे ये फैक्टर चेंज हुआ तो एनपीवी पे असर कितना। तो आपको ओल्ड एनपीवी वर्सेस न्यू एनपीवी का कंपैरिजन करना है, उसको परसेंटेज में निकालना है, उसके बेसिस पे सेंसिटिविटी जो है वो आपको डिफाइन करनी है, वैसा है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में क्रैकर में दिए हुए हैं और पास्ट एग्जाम में इतने साल से आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये जो इन्होंने मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 14, वो दूसरे टाइप का सम है, इससे अलग है, ठीक है। बट वो फिर अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ, पहले अभी ये वाला अपन ने बेसिक समझा, सिर्फ मीनिंग समझाने के मैंने यूज किया। क्रैकर में पहले इसके सम्स है ना वो कंप्लीट करेंगे, वो हो जाए फिर ये मॉड्यूल वाला बता दूंगा। अब एग्जाम में दोनों में से फिर कुछ भी आ सकता है, तो अपने को दोनों पता होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो टाइप से इस टॉपिक के, एक जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है पास्ट में, वो आपको पहले करा दिया, इलस्ट्रेशन में इन्होंने अलग दिया हुआ है, ये वाला टाइप दिया ही नहीं। जबकि सेंसिटिविटी में ये सम्स मेन है, बरसों से फाइनेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, बट ये यहाँ पे रखा नहीं। हाँ क्रैकर में है, पास्ट एग्जाम में फिर ये पूछे, तो जो पूछा वो दे दो। फिर यहाँ पे एक टाइप दे रहे हो, एग्जाम में दूसरा पूछ रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। तो अपने दोनों सॉल्व करके जाएंगे तो बेटर। बस ये तो सैंपल था, बाकी सम्स तो आपको उसमें मिल ही जाएंगे। तो सेंसिटिविटी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट लेवल पे हो चुका है, इतना रखते हैं बस। बाकी के जो टॉपिक्स है फिर कल कंटिन्यू करेंगे।